एपिक मूवीज ब्रिंग यू नेशनल ट्रेजर 2004। कहानी की शुरुआत एक छोटे बच्चे बेन से होती है जो अपने दादा से एक रहस्यमयी खजाने की कहानी सुन रहा होता है। इस खजाने के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। वक्त गुजरने के बाद जब बेन बड़ा हो गया तो वह अपने दोस्तों के साथ उस खजाने को खोजने के लिए निकलता है। दादा की बताई हुई कहानी से उसे अंदाजा था कि खजाना शायद कहाँ छिपा हो सकता है। दादा ने उसे एक नोट भी दिया था जिस पर एक नाम लिखा हुआ था। बेन को वह नाम एक खोए हुए पुराने जहाज का लग रहा था। बेन के साथी राइली ने उस जहाज की लोकेशन पता करने में उसकी मदद की। जब वे उस जहाज को ढूंढने निकले तो उन्हें अंदाजा हुआ कि यह जहाज बर्फ की मोटी परत के नीचे दबा हुआ होगा। काफी देर खुदाई के बाद उन्हें वह जहाज मिल गया। सभी लोग बहुत खुश हुए और बेन ने इयान का शुक्रिया अदा किया जिसने इस खोज के लिए आर्थिक मदद की थी। हालांकि बाहरी लोग बेन और उसके परिवार को पागल समझते थे क्योंकि वे ऐसे खजाने की तलाश में थे जिसका होना किसी को यकीन नहीं था। फिर बेन अपने दोस्तों के साथ अंदर जाता है। जहाज के अंदर उन्हें एक कमरा मिला जिसमें बारूद से भरे डिब्बे रखे थे। थोड़ी और खोजबीन करने पर बेन को एक डेड बॉडी मिली जो एक डिब्बे को पकड़े हुए थी। उस डिब्बे को खोलने पर उसे एक पैकेज मिला जिसमें एक पाइप था। बेन सोचने लगा कि इस पाइप में क्या खास बात हो सकती है जिसके लिए कोई अपनी जान दे सकता है। तभी उसने पाइप पर कुछ लिखा हुआ देखा। अपने खून की मदद से वह उस लिखावट को पढ़ने की कोशिश करता है। जब उसे वह संदेश समझ में आता है तो उसे एहसास होता है कि यह एक नया सुराग है। इयान को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इतने पैसे और मेहनत के बाद केवल एक सुराग हाथ लगा था। इससे वह बहुत नाराज हो गया। लेकिन बेन उस पहेली को समझकर बताता है कि यह सुराग एक छुपे हुए नक्शे की ओर इशारा करता है जो अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे छुपा हुआ है। जैसे ही बेन बताता है कि उस दस्तावेज तक पहुंचना आसान नहीं होगा, इयान तुरंत कहता है तो फिर उसे चोरी कर लेते हैं। इस पर बेन साफ मना करता है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तब इयान अपने आदमी शॉ से कहता है कि बेन पर बंदूक तान दे। हालांकि इयान जानता था कि अगर बेन नहीं बचा तो आगे की पहेलियां कौन सुलझाएगा, इसलिए उसने बेन के दोस्त राइली को जान से मारने की धमकी दी। माहौल तनावपूर्ण हो गया। तब बेन ने एक फ्लेयर स्टिक जलाई और धमकी दी, अगर आप लोग चुप नहीं हुए तो मैं इसे बारूद पर फेंक दूंगा। सबको लगता है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन बेन फ्लेयर फेंक देता है। इससे पहले कि वो फ्लेयर नीचे बारूद पर गिरती, इयान उसे पकड़ लेता है। लेकिन इयान को ये अंदाजा नहीं होता कि उसके हाथ पर भी थोड़ा बहुत बारूद लगा हुआ है। अचानक उसके हाथ में आग लग जाती है और वो फ्लेयर छोड़ देता है। फ्लेयर सीधा बारूद पर गिरती है और धमाका हो जाता है। इयान और शॉ जहाज के फटने से पहले वहां से भाग जाते हैं और बेन और राइली को अंदर ही छोड़ देते हैं। लेकिन ठीक वक्त पर बेन को एक गुप्त दरवाजा मिल जाता है जिसकी मदद से वह और राइली वहां से बच निकलते हैं। पूरा जहाज फट जाता है और इयान को लगता है कि बेन और राइली अब मर चुके हैं। शहर लौटने के बाद बेन और राइली FBI के हेडक्वार्टर्स जाते हैं और उन्हें एक टिप देते हैं कि कुछ ही दिनों में कोई आदमी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराने वाला है। लेकिन कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करता। इसके बाद वे दोनों नेशनल आर्काइव्स म्यूजियम जाते हैं जहां वो डॉक्यूमेंट रखा गया है। वहां वो डायरेक्टर एबिगेल से मिलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो उसे पूरी कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के पीछे एक नक्शा छुपा है तो एबिगेल को उन पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि ये सब झूठ है। जैसे ही वो एबिगेल के ऑफिस से बाहर आते हैं दोनों डॉक्यूमेंट को निहारते रहते हैं। तभी बेन कहता है कि हमें इसे चुराना होगा ताकि ये इयान के हाथ न लगे। राइली ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि इसे चुराना नामुमकिन है, तूने यहाँ की सिक्योरिटी देखी है। इसके बाद वो बेन को लाइब्रेरी ले जाकर समझाता है कि ये डॉक्यूमेंट कितनी सुरक्षित जगह पर रखा गया है। लेकिन बेन कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन रूम में शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ सिक्योरिटी थोड़ी कम होती है। हालांकि राइली को इस प्लान पर भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर भी वह बेन की मदद के लिए तैयार हो जाता है। अब उन्हें सबसे पहले एबिगेल के फिंगरप्रिंट्स चाहिए होते हैं और फिर प्रिजर्वेशन रूम के कोड्स भी। इसके लिए बेन एबिगेल को एक गिफ्ट भेजता है जिसमें एक खास केमिकल लगा होता है। जब वो कोट पहनते समय बटन दबाएगी तो उस पर उसके फिंगरप्रिंट्स रह जाएंगे। शुरुआत में यह प्लान ठीक वैसे ही काम करता है जैसा बेन ने सोचा था। लेकिन दूसरी तरफ इयान भी अपने कुछ आदमियों के साथ तैयारियां कर रहा था ताकि एक डांस पार्टी वाले दिन म्यूजियम पर हमला किया जा सके। पार्टी वाले दिन जब डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन रूम में शिफ्ट हो जाता है तो बेन स्टाफ का भेस बनाकर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वहां वो अपने कपड़े बदलता है और एबिगेल से मिलता है। एबिगेल उसे देखकर चौंक जाती है। बेन उसे झूठ बोलता है कि उसने म्यूजियम को एक बड़ा डोनेशन दिया है और फिर मौका पाते ही वो उसके शैंपेन ग्लास को चुरा लेता है जिस पर उसके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। इसी बीच इयान और उसके आदमी भी म्यूजियम में पहुंच जाते हैं एक अंडरग्राउंड टनल के जरिए। थोड़ी देर बाद बेन प्रिजर्वेशन रूम में पहुंचता है, लेकिन जब राइली कैमरे से उस पर नजर रख रहा होता है तो इयान के एक आदमी द्वारा उनका एक्सेस ब्लॉक कर दिया जाता है। बेन फैसला करता है कि वह डॉक्यूमेंट को पूरे फ्रेम के साथ लिफ्ट के जरिए नीचे ले जाएगा। जैसे ही वह बाहर निकलता है इयान और उसके लोग उसे देख लेते हैं और चौंक जाते हैं।
क्योंकि उन्हें तो लगा था कि बेन मर चुका है। उन्होंने उस पर गोली चलाई, लेकिन बेन ने डॉक्यूमेंट को आगे कर दिया जिस पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगा था, और इसी से उसकी जान बच गई। किसी तरह बेन लिफ्ट में घुस जाता है और डॉक्यूमेंट को उसके प्रोटेक्टिव कवर से बाहर निकाल लेता है। जैसे ही वो म्यूजियम के एक स्टोर में छुपता है, बाहर निकलते वक्त कैशियर को शक हो जाता है कि वो डॉक्यूमेंट की नकली कॉपी चुराने की कोशिश कर रहा है। उसने बेन से कहा कि तुम्हें पेमेंट करनी होगी वरना सिक्योरिटी को बुला लूंगी। बेन चुपचाप एक कार्ड से पेमेंट करता है क्योंकि उसके पास कैश नहीं होता। बाहर जाते वक्त एबिगेल उसे देख लेती है और पीछा करने लगती है। जैसे ही बेन डॉक्यूमेंट को वैन में रखता है, एबिगेल पूछती है कि तुम कर क्या रहे हो। बेन के हाथ में डॉक्यूमेंट देखकर उसे सब समझ आ जाता है और वह चिल्लाने लगती है। बेन मजबूरी में वो डॉक्यूमेंट उसे लौटा देता है। एबिगेल को डॉक्यूमेंट मिल चुका था, लेकिन जब वो पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है तभी इयान उसे डॉक्यूमेंट के साथ देख लेता है और अपने आदमियों को उसके पीछे छोड़ देता है। बेन एबिगेल को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इयान के लोग उसे पकड़ लेते हैं। इसी बीच म्यूजियम के गार्ड्स को भी पता चल जाता है कि डॉक्यूमेंट चोरी हो चुका है। पूरा म्यूजियम लॉकडाउन में चला जाता है और तुरंत FBI को भी बुला लिया जाता है। अब इयान और उसके लोग एबिगेल को वैन में लेकर निकलते हैं। वैन में इयान उससे कहता है कि ये डॉक्यूमेंट हमें दे दो, लेकिन एबिगेल साफ मना कर देती है। अचानक उनकी वैन के सामने एक चीज आ जाती है। ड्राइवर ब्रेक मारता है, झटका लगता है और पीछे बैठे सारे लोग गिर जाते हैं। एबिगेल इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है और वैन से कूद जाती है, लेकिन वो पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाती, बस वैन के दरवाजे से लटक कर रह जाती है। उधर बेन और राइली उनका पीछा करते हैं ताकि एबिगेल की मदद कर सकें। थोड़ी ही देर बाद इयान डॉक्यूमेंट लेने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसी वक्त बेन मौका देखकर एबिगेल को खींचकर राइली की वैन में ले आता है और उसकी जान बच जाती है। अब वो सब मेन रोड से हट जाते हैं, लेकिन जब इयान डॉक्यूमेंट खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो नकली है। बेन उन्हें चकमा देकर असली डॉक्यूमेंट लेकर भाग चुका था। एबिगेल बहुत नाराज होती है कि बेन ने वो डॉक्यूमेंट चुराया और अब वो किसी गुंडे के हाथ लग सकता है। तभी बेन असली डॉक्यूमेंट निकाल कर दिखाता है और बताता है कि उसने एक नकली भी खरीदा था ताकि अगर कोई दिक्कत आए तो असली वाला सुरक्षित रहे। बेन कहता है कि उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि इयान उसे चुरा ना सके, क्योंकि इयान खजाने के पीछे किसी भी हद तक जा सकता है। अब बेन और राइली सोचते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के पीछे कोई खास केमिकल लगाकर उसके पीछे छुपे हुए क्लू को देखा जाए, लेकिन एबिगेल साफ मना कर देती है, कहती है कि इससे डॉक्यूमेंट खराब हो जाएगा। तब राइली उसे भरोसा दिलाता है कि वे कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाएंगे जिससे ये डॉक्यूमेंट खराब हो। अब उन्हें ये सब करने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए होता है जो बेन के घर पर रखा हुआ होता है, लेकिन अब बेन वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि म्यूजियम में जो पेमेंट उसने अपने कार्ड से की थी उसके ज़रिए उसकी लोकेशन अब ट्रैक की जा सकती है। बेन कहता है कि कुछ चीज़ें हैं जो खजाने की खोज में बहुत काम आएंगी। उनमें से एक है फ्रैंकलिन नाम के एक इंसान की लिखी हुई चिट्ठियाँ जो खजाने से जुड़ी हैं। बेन को याद आता है कि उसके पिता के पास उन चिट्ठियों की कॉपी है, इसलिए वो फैसला करता है कि वह अपने पिता पैट्रिक के पास जाएगा। एबिगेल इस बात से नाराज़ हो जाती है और डॉक्यूमेंट लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे रोकता है। थोड़ी बहस के बाद एबिगेल भी उनके साथ जाने के लिए मान जाती है, क्योंकि अब वो भी जानना चाहती है कि आखिर ये खजाना है क्या। इसी बीच FBI एजेंट सैडुस्की बेन के घर पर रेड करते हैं। उन्हें वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिनमें वो चिट्ठियाँ भी होती हैं जिनका जिक्र बेन ने किया था। इसके अलावा वो लोग बेन के परिवार वालों की भी तलाश शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद बेन अपने पिता पैट्रिक के घर पहुँचता है। पैट्रिक कहता है, मेरा एक ही सपना था कि तुम मुझसे मिलने आओ, बट सिर्फ खजाने की बात करने नहीं। बेन मुस्कुरा कर कहता है, पापा मैं तो आपसे मिलने ही आया हूँ, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, मस्ती करेंगे, बस वो लेटर्स दे दो, फिर करते हैं टाइम स्पेंड। इस पर पैट्रिक गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम किसी की गलती से कुछ सीखते हो या नहीं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस खजाने को ढूंढने में बर्बाद कर दी, अब तुम भी अपनी जिंदगी ऐसे ही खराब करना चाहते हो? वो कहता है कि ऐसा कोई खजाना है ही नहीं, ये बस देश के दुश्मनों को गुमराह करने के लिए बनाई गई एक कहानी है। लेकिन बेन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। थोड़ी देर बाद जब वो उस डॉक्यूमेंट के पीछे का हिस्सा स्कैन करते हैं तो उन्हें कुछ खास कोड्स मिलते हैं जो उन्हीं चिट्ठियों से जुड़े होते हैं जिनके लिए वे वहां आए थे। जब बेन दोबारा पैट्रिक से वो लेटर्स मांगता है तो पैट्रिक कहता है, मैंने तो वो पहले ही फिलाडेल्फिया के एक म्यूजियम को दे दिए हैं। ये सुनते ही बेन, एबिगेल और राइली वहां से निकल जाते हैं। इसी दौरान FBI पैट्रिक के घर पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ पैट्रिक एक कुर्सी से बंधा हुआ मिलता है। पैट्रिक कहता है, मेरा बेटा मुझे ऐसे ही बांध के चला गया और मेरी गाड़ी भी ले गया। ये सुनते ही सैडुस्की ने तुरंत अपने लोगों को गाड़ी का नंबर ट्रैक करने को कहा। दूसरी तरफ इयन को भी समझ आ गया कि जो सुराग उन्हें उस जहाज में मिला था वो उन्हीं चिट्ठियों से जुड़ा हुआ है। थोड़ी रिसर्च के बाद उसे पता चला कि फिलाडेल्फिया में उन लेटर्स की कॉपीज हैं और वह तुरंत वहां जाने के लिए निकल पड़ा। राइली जब कोड पता लगाने की कोशिश कर रहा था तो एक छोटा बच्चा उसके पास आया।
रायली से हो ना हो, लेकिन उस बच्चे ने सारे कोड बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिए। इयन भी वहां टाइम पर पहुंच गया और वो लड़का जब आखिरी वर्ड का पता लगाने जा रहा था तो इयन से टकरा गया। इयन ने देखा कि यह लड़का कुछ तो पेपर में सॉल्व कर रहा है, तो उसने लड़के का पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक लड़का वापस पहुंचा तब तक रायली वहां से निकल चुका था, क्योंकि रायली ने खुद ही आखिरी वर्ड का पता लगा लिया था। इसके बाद वह सीधे बेन और एबिगेल के पास पहुंचा ताकि उन्हें वह कोडेड मैसेज बताए जो उसने लेटर्स से निकाला था। इसके बाद बेन, एबिगेल और रायली तीनों मैसेज को डिकोड करने में लग गए। उन्होंने हिसाब लगाया कि जरूर यह सुराग इंडिपेंडेंस हॉल के बाहर वाली घड़ी की तरफ इशारा करता है। यह समझ में आते ही तीनों वहां अकेले निकल पड़े ताकि अगला क्लू जल्द से जल्द ढूंढ सके। वहीं दूसरी तरफ इयन ने भी उस स्कूल वाले लड़के को पैसे देकर यह पता लगा लिया कि आखिर उसने रायली को क्या बताया था। जल्द ही इयन भी इंडिपेंडेंस हॉल की तरफ निकल पड़ा। वहां बेन ने घड़ी की डायरेक्शन को फॉलो किया और देखा कि दीवार की एक ईंट पर एक खास निशान है। उसने उस निशान वाली जगह से ईंट हटाई और अंदर एक पुराना सा चश्मा मिला। यह एक खास तरह का चश्मा था। बेन तुरंत एबिगेल और रायली के पास गया और उन्हें वह चश्मा दिखाया। फिर बेन ने वह चश्मा पहना और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे वाले मैप को देखा। तब उसे एक खास निशान दिखाई दिया और उसके पास ही कुछ शब्दों में लिखा हुआ मैसेज भी था। लेकिन उसी वक्त उन्होंने देखा कि इयन अपने लोगों के साथ वहां घूम रहा है, तो उन्होंने फैसला किया कि वह अलग अलग हो जाएंगे। एबिगेल और रायली के पास वो डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट था और वह जल्द ही उसे साथ लेकर निकल गए। इयन से बचते बचते वह दोनों काफी दूर निकल गए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि एक बस उनके बहुत करीब आ गई और उनकी टक्कर होने ही वाली थी। इसी अफरा तफरी में इयन ने उनसे डिक्लेरेशन का वह डॉक्यूमेंट छीन लिया। एबिगेल और रायली ने तुरंत बेन को फोन किया और बताया कि क्या हुआ है। बेन ने कहा कि सब जल्दी से गाड़ी के पास मिलते हैं, लेकिन एफबीआई को बेन की गाड़ी पहले ही मिल चुकी थी और जैसे ही बेन वहां पहुंचा तो एफबीआई ने उसे अरेस्ट कर लिया। एबिगेल और रायली समय से थोड़ा लेट पहुंचे और एफबीआई को देखते ही चुपके से वहां से भाग निकले। एफबीआई की कस्टडी में बेन ने एजेंट सेडुस्की को पूरी कहानी बताई, किस तरह इयन ने वो डॉक्यूमेंट छीना, किस तरह वह एक के बाद एक पहेलियां सुलझाते रहे। जब सेडुस्की ने बेन के पास से मिले चश्मे देखे तो बेन को समझ आया कि उन्हें एक और तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी अचानक उसके फोन पर इयन का कॉल आया। एफबीआई वालों ने कहा कि इससे स्पीकर पर बात करो। इयन ने बेन को धमकी दी कि चश्मे लेकर एक पब्लिक प्लेस में उससे मिलने आओ और अगर उसने एफबीआई को कुछ भी बताया तो वह उसके दोस्तों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब एफबीआई इयन जैसे अपराधी को पकड़ने का मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। उन्होंने बेन से कहा कि प्लान के मुताबिक ही उससे मिलने जाओ और फिर हर तरफ अपने आदमी तैनात कर दिए। जब बेन इयन से मिलने गया तो पता चला कि यह पूरी की पूरी उनकी चाल थी। अचानक ही इयन के लोग आए और बेन को वहां से छुड़ा ले गए। रास्ते में एबिगेल ने बेन को कॉल किया और बताया कि उसने इयन के साथ डील की थी ताकि बेन को छुड़ा सके, लेकिन इसके लिए बेन को उसे खजाने तक ले जाना होगा। जब इयन और बेन दोबारा से मिले तो इयन ने वो डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट और वो पुरानी पाइप वापस दी, वही जो जहाज में मिली थी। फिर इयन ने बेन से पिछला क्लू मांगा। जब बेन ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता, तब इयन ने दिखाया कि उसने बेन के पिता पैट्रिक को किडनैप कर रखा है। इस धमकी के बाद बेन को सच कबूलना पड़ा और उसने बताया कि जो निशान उसने मैप में देखा था वो एक चर्च का सिंबल है। जल्द ही वह तीनों उस चर्च तक पहुंच गए। बेन ने फिर से उन खास चश्मों का इस्तेमाल किया और मैप को देखा। इस बार उसे एक अलग सा सुराग मिला, एक अजीब सा नाम। सब कंफ्यूज हो गए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तब उन्हें समझ आया कि चर्च के नीचे लोगों को दफनाने की जगह है। जिसके बाद इयन और उसके सभी साथी तुरंत ही नीचे चले गए। पैट्रिक ने चुपके से बेन को बताया कि उन्हें कोई तरीका ढूंढना होगा इयन से छुटकारा पाने का, क्योंकि जब तक हम इयन के काम आएंगे तब तक ही जिंदा हैं, उसके बाद मार देगा हमें। और बेन से पूछा कि अगला क्लू क्या है। मैप में लिखे नाम को ढूंढकर उन्होंने वहां से दीवार तोड़ी जिसके पीछे एक सुरंग जा रही थी। इयन ने बेन से कहा कि वह आगे चले। अंदर जाने के बाद उन्हें एक बहुत पुरानी जगह मिली जिसे शायद सालों से नहीं खोला गया था। वहां लकड़ी की सीढ़ियां और एक पुरानी लिफ्ट भी थी। पैट्रिक ने सबको कहा कि यह लकड़ी की सीढ़ियां खतरनाक हैं, इतने सालों से कोई आया नहीं है, यहाँ पे टूट जाएंगी। लेकिन इयन ने सबको जबरदस्ती नीचे जाने को कहा। जब सभी लोग उन सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तभी अचानक से बहुत सी सीढ़ियां टूट गईं। इस घटना में शॉ नीचे गिरकर मारा गया। अब वह पूरा हिस्सा टूट रहा था और बाकी सबको लिफ्ट के ऊपर कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। उस लिफ्ट ने उन्हें खाली कमरे में ले जाकर छोड़ दिया। इयन ने बेन से पूछा कि खजाना कहाँ है। बेन ने दिखावा किया कि उसे भी कुछ नहीं पता। इयन ने गुस्से में उन्हें धमकी दी कि अगर बेन ने कुछ नहीं बताया तो वह उन्हें यहीं पर छोड़कर चला जाएगा। तभी पैट्रिक ने कहा कि अगला सुराग इस लालटेन के अंदर है। उसने यह भी कहा कि ऐसी ही एक लालटेन बॉस्टन की चर्च में भी है, तो खजाना शायद वहीं पर होगा। इयन फिर भी उन्हें वहीं छोड़कर चला गया, ये कहकर कि जब मुझे खजाना मिल जाएगा ना तो वापस आऊंगा तुम लोगों के लिए। इस पर रायली ने परेशान होकर कहा कि हम यहीं मरने वाले हैं।
तब बेन और पैट्रिक ने रायली और एबिगेल को बताया कि उन्होंने इयन से झूठ कहा था। वो लालटेन तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थी। फिर उन्होंने एक और क्लू ढूंढा जो उन्हें एक नए कमरे तक ले गया। उस कमरे के अंदर की जगह को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनसे पहले कोई और वहां आ चुका हो। बेन थोड़ा उदास हो गया और अपने पिता पैट्रिक से कहा कि आप हमेशा सही कहते थे, शायद कोई खजाना है ही नहीं। इस पर पैट्रिक ने कहा कि नहीं, इतना हताश होने की जरूरत नहीं है, बस हमसे पहले कोई पहुंच गया यहाँ पे। लेकिन बेन अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह अब भी दीवारों में सुराग ढूंढता रहा। तब उसने कुछ खास ताले देखे जिनमें से एक लॉक मिसिंग था। उसका आकार बिल्कुल उस पाइप जैसा था जो उन्हें उस जहाज में मिली थी। बेन ने पाइप निकाली और लॉक में फिट की, और जैसे ही लॉक घुमा तो एक सीक्रेट रूम खुल गया और आखिरकार उसके पीछे था खजाना। पूरा कमरा खजाने से भरा हुआ था। पुरानी किताबें, गोल्ड कॉइन्स, ज्वेलरी, एंटीक आइटम्स वगैरह वगैरह। जो चीज पैट्रिक और उसके पिता ने सालों तक ढूंढी थी वह यहाँ थी। सब लोग खुशी से झूम उठे। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें बाहर जाती हुई सीढ़ियां भी मिल गईं। बेन सबसे पहले बाहर निकला और वहां उसे एक आदमी मिला। बेन ने उससे फोन मांगकर सेडुस्की को कॉल किया। सेडुस्की कुछ ही देर में आ गया और बेन ने उसे खजाने के बारे में बताया और साथ ही यह भी कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसने कुछ कंडीशन रखी। पहली थी कि एबिगेल के ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए। खजाने को ढूंढने का पूरा श्रेय उसे और उसके परिवार को मिले। रायली को भी खजाने में से कुछ हिस्सा दिया जाए और सबसे जरूरी, बेन जेल ना जाए। सेडुस्की ने उसकी सारी शर्तें मान ली और बाद में इयन को भी पकड़ लिया जब वह बॉस्टन की चर्च में घुसने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही दिनों में यह खजाना दुनिया भर के म्यूजियम्स में भेज दिया गया। एक दिन सब लोग मिलकर मजे उड़ा रहे थे, लेकिन रायली थोड़ा गुस्सा था। उसने बेन से कहा कि तुमने सरकार का दिया हुआ पैसा ठुकरा क्यों दिया। बेन हंसा और आगे से जवाब नहीं दिया। रायली अपनी नई कार में बैठा, जिससे पता चलता था कि उसे भी बढ़िया पैसे मिले हैं सरकार से। खैर, उसके जाने के बाद हमें पता चलता है कि बेन और एबिगेल ने शादी कर ली है और आखिर में वह अपने नए घर के अंदर चले गए।